नाम मीडिया वॉइस में आपका स्वागत करता हूं फिर से। नमस्कार, राम राम, सुप्रभात। तो हमारी जो चर्चा चल रही है ग्रहों की चाल की पंडित लक्ष्मी नारायण जी के साथ, आज 2 दिन बाद मैं इस कार्यक्रम में फिर से आया हूं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिवस की। साथ ही साथ आज पर्यावरण दिवस भी है। तो पर्यावरण दिवस में आज आप कोशिश करें एक आध पौधा ज़रूर लगाएं और उसकी रखवाली भी करें, क्योंकि जो हालात अभी इस समय टेम्परेचर के चल रहे हैं, आने वाले समय के लिए घंटी है। अगर हम अभी भी नहीं चेते तो भविष्य अंधकार में निश्चित तौर पर है, कोई ग्रह उसको बचा नहीं सकता। हमें अपने ग्रहों की चाल के साथ साथ अपने कर्मों का आचरण भी सही रखना बहुत ज़रूरी है। आज का दिन कैसा रहेगा एक बार जानते हैं पंडित लक्ष्मी नारायण जी से। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आज कौन सी तिथि है, क्या दिन है और क्या आज अभिजीत मुहूर्त रहेगा, कौन सा राहु काल रहेगा? 5 मई 2022 जी। दिन रविवार, तिथि है षष्ठी, जो पूर्ण तिथि आज पूर्ण तिथि रहेगी जी। रात्रि तक पूरा। योग जो है व्याघात का है, जो अगले दिन 4:47 AM तक रहेगा। करण है कौलव का, जो 5:51 तक PM तक रहेगा। नक्षत्र अश्लेखा का, जो अश्लेखा नक्षत्र है वह अगले दिन 12:25 AM तक रहेगा। आगे उसके मघा नक्षत्र चालू होगा। जो आज का अभिजीत मुहूर्त है वह 11:51 से 12:47 तक PM तक रहेगा। इसके बाद राहु काल आज का 5:32 से 7:16 तक PM तक राहु काल रहेगा। दिशाशूल पश्चिम दिशा का यात्रा न करें। और आज हमारा विषय है कि विवाह का स्थान, किस स्थान में विवाह होगा। तो एक बार मैं फिर बता दूं आपको, जैसे पंडित जी ने बताया, आपका जो अभिजीत मुहूर्त जिसमें आप कोई शुभ कार्य नया शुरू करना चाहते हैं तो वो आपका 11:51 से 12:45 तक है। उसके बाद 5:30 बजे से राहु काल शुरू होता है, जो लगभग 1 घंटे का रहेगा। तो उसमें आपको जो है, अगर कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा आप अभी रोक दें, उस समय के बाद आप कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने आपको, जो हमारे साथ दर्शक लाइव जुड़े हैं, यदि उनका कोई अपना किसी ग्रह से संबंधित या समय के अनुसार कोई किसी काम में कोई बाधा है या कोई परेशानी है या कोई अपना उद्देश्य हल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी जो है जन्मतिथि, स्थान और समय लिखकर डाल दें और अपना प्रश्न लिख दें, तो हम आपको जवाब दे देंगे। मयंक शर्मा जी आपको जो है पंडित जी राम राम कर रहे हैं। राम राम। तो मयंक शर्मा जी को मीडिया वॉइस की तरफ से भी राम राम और आपका दिन शुभ रहे। साथ ही साथ अगर आप विस्तृत रूप से कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर 9582381347 पर जो है आप अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। अपना जन्मतिथि, स्थान और समय लिखकर डाल दें। और अब अगर आपको जन्म कुंडली बनवानी है तो उसके बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं। यदि राम राम जी, मयंक शर्मा जी को हमारी तरफ से राम राम। और इसके साथ साथ आपको मैं एक और बात बता दूं, यदि आप कंप्यूटर द्वारा अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो मात्र 300 रुपये आपका शुल्क है, वो आप बनवा सकते हैं अगर हमसे आप बनवाना चाहते हैं तो। इसके अलावा अगर आपको हस्तलिखित चाहिए, षड्वर्गीय, सप्तवर्गीय, तो उसका शुल्क भी मैं आपको बता दूंगा यदि आप हमें बनवाना चाहेंगे तो। इसके अलावा आज का जो है विषय हमारा है विवाह से संबंधित, कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, कहाँ कहाँ दिक्कतें होती हैं और क्या उसका उपाय है, विस्तार से हम जानते हैं पंडित लक्ष्मी नारायण जी से। तो आज का विषय हमारा है, बहुत से लोग जिज्ञासु होते हैं जी कि कब होगा मेरा विवाह और कहाँ होगा मेरा विवाह, किस दिशा में होगा मेरा विवाह, कैसा मिलेगा मेरा जीवन साथी, वह सब आपको आज हम बताएंगे विस्तार से। देखिए, विवाह का दूसरा नाम है गृहस्थ जीवन।
और गृहस्थ जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए विवाह में जब कन्या बड़ी हो जाती है तो पिता को बहुत अपेक्षाएं होती हैं। जब बालक बड़ा हो जाता है कि भाई इसकी विवाह कहाँ होगा, इसको लड़का किस प्रकार से मिलेगा या लड़की कैसे मिलेगी, तो इसी विषय में आज हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको बताएंगे कि विवाह का स्थान एवं दिशा। अगर किसी जातक की कुंडली में जी अगर जन्म लग्न की कुंडली में सप्तम स्थान में वृषभ, कुंभ या वृश्चिक राशि हो तो उसका विवाह है पितृगृह से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर होगा। एक बात फिर से अगर समझें जी कि जातक की जन्म लग्न कुंडली में सप्तम स्थान में 7वें घर में वृषभ, कुंभ या फिर वृश्चिक राशि हो तो उसका विवाह है पितृगृह से 70 किलोमीटर की दूरी पर होगा। आपको हम यहाँ बता दें, कुल राशियाँ 12 होती हैं, जैसा आप सभी जानते ही हैं इस बात को। यदि कोई नहीं जानता है तो उसको बता दें हम। कुल 12 राशियाँ होती हैं। हर एक 12 राशि का अपना अपना प्रभाव होता है। कौन सी राशि कहाँ स्थित है, इसका हर कार्य पर, हर क्षेत्र में जीवन के आपके असर पड़ता है। तो यहाँ पंडित जी ने बताया है, यदि आपके लगन से जन्म लगन कुंडली जो होती है, लगन से अगर आपके 7वें घर में कुंभ, वृश्चिक और वृषभ राशि अगर विद्यमान हो तो उसमें आपका विवाह 70 किलोमीटर के आसपास होता है, दूरी जो इन्होंने बताई है। अथवा जातक की जन्म कुंडली में सप्तम स्थान में मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि हो तो उसका विवाह पितृगृह से 100 से 120 किलोमीटर की दूरी पर होगा। अथवा जी सप्तम स्थान में गुरु या शुक्र दोनों में से जो भी बलवान होगा उस ग्रह की दशा में जातक का विवाह होगा। उसका वही दिशा में जो गुरु की और शुक्र की दिशा होगी उस दिशा में। तो उसका निर्धारण कैसे होगा, गुरु की और शुक्र की दिशा क्या होगी? जैसे कुंडली के आधार पर जो आपका गुरु बलवान है या फिर शुक्र बलवान है, उस हिसाब पे आपका ज्ञात किया जाएगा कि आपकी इस क्षेत्र में आपका विवाह होगा। अगर गुरु बलवान होगा तो कौन सी दिशा होगी? जैसे गुरु बलवान है, अगर अच्छा स्थिति में बैठा है तो वह जो है आपके पास में ही विवाह का योग बनाएगा। आस पड़ोस में जी, मतलब अपने जो जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहीं पर, वही पास में। जैसे और मान के यदि चलिए शुक्र बलवान आप है दिल्ली में हैं जी, तो विवाह आपका दिल्ली के अंतर्गत ही करवाएगा। फरीदाबाद हैं तो फरीदाबाद के अंतर्गत ही कराएगा। और अगर शुक्र बलवान है अगर शुक्र बलवान है तो वह 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की दूरी तक में तय करेगा। तो ये तो थी दिशाओं की जानकारी कि किस दिशा में या कितनी दूरी से विवाह होगा। इसके अलावा पंडित जी, दिशा तो कोई भी हो, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता आदमी के ऊपर, लेकिन अंतर पड़ता है विचारों के मिलने पर। यदि विचार नहीं मिलते, आजकल हमने देखा है कि आजकल इस भौतिकवादी ज़माने में लोगों की आकांक्षाएं दूसरे से ज़्यादा होती हैं, अपेक्षाएं दूसरे से, सामने वाले से ज़्यादा होती हैं। यदि लड़का पक्ष है तो वो चाहता है लड़की पक्ष वाला ही सब काम करके दे, और कई बार लड़कियों की अपेक्षाएं भी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं। वो परिवार में संयुक्त में रहना पसंद नहीं करती हैं, या अपने लिए अपना सब कुछ शुरू से उनको चाहिए पहले ही दिन से। तो इस तरह की जो विचारधाराएँ आजकल चल रही हैं हमारे समाज में, बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं बहुत तेज़ी से। तो उसका प्रभाव सीधा पड़ रहा है आने वाली दंपत्तियों पर। उनके विचार बनते नहीं हैं, आपस में जो है संघर्ष होते हैं, और कई बार जो है तलाक तक नौबत आ जाती है। तो इस तरह की स्थितियां जो बनती हैं, क्या उनका ग्रहों का कोई प्रभाव होता है इस बात पर? जी, जैसे विवाह जो है में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है जी। आप मान लीजिए चलिए, जो ये हम विवाह पहले की पद्धति से करना बंद कर दिए हैं जी। हम लोग गुण मिलवाते नहीं हैं। लड़का पसंद कर लेता है लड़की को, लड़की पसंद कर लेती है लड़की को जी, और बस सिर्फ एक पूछने के लिए कि पंडित जी ये लड़का पसंद कर लिया है, इस लड़की के साथ शादी करना है, फेरे डलवा दो बस। तो जब ऐसी स्थिति में जब हम कोई ग्रह नहीं मिलाएंगे और ना ही कोई शुभ मुहूर्त में विवाह करेंगे जी,
तो फिर हमारे विवाह में प्रॉब्लम होगी, वो घर सुखी नहीं रह सकता है। तो आपका कहने का अर्थ ये है कि दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक उनकी गुण कुंडली मिलाना। का जो है कुंडली का मिलान जिसको कहते हैं गुणों का मिलान, जी। और दूसरा जो है जो शुभ विवाह। समय, विवाह का सुख विवाह का जो शुभ समय है, लगन मुहूर्त जिसको जी। कहते हैं, कि वो होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन पंडित जी आजकल हमने ये देखा है कि जब विवाह होते हैं, विवाह के समय पर बहुत सारे विवाह एक ही दिन हो जाते हैं, जी। फिर जो कभी विवाह बंद हो गए, आगे होंगे नहीं, दो जी। तीन ही तिथियां निकलती हैं, तो क्या सबके नक्षत्र उसी दिन मिल जाते हैं? कैसे, ऐसा कैसे होता देखिए है? ऐसा है जी, इसमें जैसे विवाह बंद हो जाते हैं, जी। जैसे मान के चलिए हमारे देव सो गए, जी। तब विवाह बंद हो जाएंगे। देवशयनी से विवाह का मुहूर्त बंद हो जाता है। जी। और जब कार्तिक की देव उठावनी एकादशी आती है, नहीं, देव उठनी वहाँ से एकादशी आती है, उससे होता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ही तिथियां आती हैं। जी। वो एक ही तिथि में इतने सारे विवाह हो जाते हैं, शहर तक जाम हो जाते हैं। जी जी, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम विवाह के कुछ मुहूर्त होते हैं, जी। उन मुहूर्तों में विवाह का योग बनता है, उन योगों में विवाह बनाया जाता है। तो जब हमारा योग बनेगा, अब जी। मान के चलिए हम कल की योग बन रहा है विवाह का, बहुत सुंदर योग है कल का। इसके बाद 11 तारीख का भी योग अच्छा बन रहा है विवाह का। तो उन विवाहों में जो मुहूर्त हमारा बन रहा है तो ठीक है, नहीं भी बनता है तो बहुत से ऐसे जातक हैं, वो आकर के कहते हैं नहीं जी पंडित जी विवाह हमारा, आपको इस तारीख को विचार करिए, इस तारीख का है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर विवाह बन रहा है तो ठीक है, नहीं अगली साल का जो बनेगा तो अगली साल कराइए। तो यहाँ कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि आप अपनी तरफ से मत सुझाइए पंडित जी को कि भाई कौन सा विवाह, ये वाला आप निकाल दो, क्योंकि वो नक्षत्र ग्रह समय जो है वो अपने चाल से चल रहे हैं, उनको आप बदल नहीं सकते। नहीं बदल यदि आप उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो भविष्य में फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसके ये बाद मुख्य बात है जो पंडित जी ने बताई है। इसके अलावा इसके विवाह के द्वारा संबंध, किसके द्वारा हमारा विवाह होगा, जैसे मामा जी की तरफ से हमारा विवाह का ऑफर आएगा, या फिर ननिहाल पक्ष से हो गया, या अपने चाचा जी के पक्ष से हो गया, या किस संबंध से हमारे विवाह का आगे बात कर सकता है। तो देखिए सप्तमेश सप्तम स्थान में हो यदि, एवं शुक्र पर जिस ग्रह की दृष्टि हो, उस ग्रह की जन्म कुंडली में जिस स्थान का स्वामी हो, उस स्थान से संबंधित व्यक्ति के द्वारा विवाह की बात संभव होगी। जैसे चतुर्थ स्थान का संबंध मातृ पक्ष से होता है, तो मातृ पक्ष से विवाह का ऑफर आएगा। या फिर दसम स्थान का संबंध, दसम स्थान का जो संबंध है वह पिता पक्ष का होता है, तो पिता पक्ष से आएगा। और जैसे चाचा इत्यादि हो गए, तो इसी तरह से विवाह में कुंडली में हम आपको बता सकते हैं कि आपका विवाह में किसके द्वारा माध्यम से आपका विवाह योग बनेगा और कौन सी जाति से विवाह होगा, जी। ये भी इसमें आया है जातक का। तो जातक की जन्म लग्न कुंडली में अष्टम स्थान यदि पीड़ित हो और सप्तमेश या सप्तम स्थान पर राहु का प्रभाव हो, तो विवाह अन्य जाति से होगा, अंतर्जातीय होगा। क्योंकि आजकल एक बहुत सामान्य बात होगी अंतर्जातीय विवाह करना। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं या एक साथ काम करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग अंतर्जातीय विवाह आराम से कर लेते हैं। तो उसकी भी कोई स्थितियाँ होती हैं, यदि आप उनको पूछना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली हमें ज़रूर दिखाएं या अपना जन्म तिथि, स्थान और समय बताएं। उसके आधार पर आपकी कुंडली बने तो उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे कि आपकी कौन सी स्थिति या कौन से योग आपके लिए सही हैं। क्या अंतर्जातीय विवाह करना आपके लिए उचित होगा या नहीं होगा, वो किस स्थिति में होगा, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। तो एक बार इस पर जाने से पहले, विवाह करने से पहले ज़रूर इस बारे में पता करें, हमसे पता करें या अपना किसी जानकार पंडित से करें, वो आपके लिए आवश्यक है। इसके अलावा एक बात जो अभी हमने बताई, पंडित जी ने आपको बताई कि मामा पक्ष से या चाचा पक्ष से या किसी और संबंधी के पक्ष से विवाह के योग बनते हैं, तो उसका केवल बताने का आश्रय सिर्फ इतना है कि आपको यदि उस पक्ष से विवाह का संबंध आता है तो वो आपके लिए अच्छा होगा। यदि आपकी कुंडली के आधार पर आपको जानकारी है कि पिता पक्ष से या माता पक्ष से जो है विवाह संबंध बनने के योग हैं, और अगर आपके वहाँ से आते हैं, मान लीजिए कई बार रिश्ते हमारे कई जगह से आते हैं,
तो हमें उसमें निर्णय करना पड़ता है कि कौन सा ठीक रहेगा। तो अगर आप कुंडली के आधार पर जानना चाहेंगे तो हम आपको ये बता देंगे जो माता पिता से आ रहा है वो आपके लिए उचित है, या जो पिता पक्ष से आपकी तरफ आ रहा है रिश्ता वो उचित है। आगे निर्णय आपको स्वयं करना है, पर जो जानकारी है हम आपको दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक दुविधा से निकलने का एक रास्ता मिल जाता है। साथ ही साथ यदि आपको हमारे बारे में, हमसे अपने बारे में पूरी जानकारी लेनी है विस्तार पूर्वक, तो आप हमारे नंबर 9582381347 पर संपर्क कर सकते हैं। इस पर हमें आप अपना जन्म तिथि, स्थान और समय डालकर दे दीजिए और आपकी कुंडली हम आपको बनाकर दे देंगे। अगर कंप्यूटरीकृत आपको चाहिए तो आपको 3 दिन में वो मिल जाएगी। यदि आपको हस्तलिखित बनवानी है तो उसमें आपको लगेगा समय 10 दिन का। इसके अलावा यदि आप जो है कंप्यूटरीकृत जो आप कुंडली बनवाना चाहते हैं उसका शुल्क आपका 300 रुपये है, और यदि आप जो है हस्तलिखित बनवाना चाहते हैं तो उसका शुल्क अभी जो है 2500 रुपये है, लेकिन 400 रुपये का भी जो है कम ले रहे हैं, यानी 2100 रुपये भी आपसे हम ले लेंगे, उसमें आप बनवा सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको कोई प्रश्न, सिर्फ केवल 1-2 कोई प्रश्न पूछने हैं, थोड़ी बहुत जानकारी लेनी है, तो आप हमारे मीडिया वॉइस जो है इस पर लाइव आकर हमसे आप जुड़े हैं तो आप अपना प्रश्न लिखकर और जन्म तिथि, स्थान और समय डालकर टाइप कर दें तो हम आपको जवाब अभी के अभी दे देंगे। इसके अलावा यदि बाद में भी अगर आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं और बाद में हमसे आप जुड़े हैं या बाद में हमारा ये कार्यक्रम आपने देखा तो उस पर भी आप अपना संदेश छोड़ सकते हैं, हम आपको जवाब दे देंगे। और इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उसके लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी तो ज़्यादा लोगों के सवालों के जवाब हम दे पाएंगे। और हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, जो हमने अभी तक आपकी, आज ये हमारा 15वां एपिसोड है, आपको हमारे एपिसोड कैसे लग रहे हैं, किस तरीके की आपको जानकारी जो मिल रही है वो सटीक है या नहीं है, उसके बारे में आपका जो भी विचार है वो आप हमें लिखकर बता सकते हैं। आपके विचारों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा यदि आप पंडित जी से साक्षात मिलना चाहते हैं, साक्षात्कार करना चाहते हैं, मिलकर आप अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आप हमारे मकान नंबर 91 सेक्टर 21B माता वैष्णो मंदिर के सामने जो स्थित है, यहाँ पर आप हमारे कार्यालय पर आ सकते हैं और यहाँ हम आपकी पंडित जी से मुलाकात करवा सकते हैं। समय रहेगा 3 से 5 बजे का, शाम को 3 से 5 बजे के बीच में आप कभी भी आ सकते हैं और आपकी जो है मुलाकात हम करवा सकते हैं। इसके अलावा आगे की क्या जानकारी है वो हम आपको पंडित जी से पूछकर बतलाते हैं। अथवा जैसे अंतर्जातीय विवाह हो गया, धर्म, जैसे अंतर धर्म में विवाह होता है, तो 5म और 9वें स्थान एवं गुरु ग्रह पर पापी ग्रहों का प्रभाव हो तो विवाह अन्य धर्म की जाति से होगा। या अगर 9वें स्थान पर गुरु ग्रह का संबंध शुक्र और बुध के, चंद्र के साथ में ग्रहों के होगा तो वह उच्च जाति की लड़की के साथ में विवाह कराएगा। अब जैसे विवाह का समय क्या है, तो जन्म लग्न कुंडली में गोचर में गुरु लग्न 3, 5वें और 11वें स्थान में गुजरेंगे, तब जाकर के विवाह होगा जी। या फिर सप्तमेश की अंश कला, जितनी ही अंश कला का गुरु गोचर में होगा तब विवाह होगा। अथवा द्वितीय सप्तमेश एवं दशमेश पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो तो विवाह इन ग्रहों की दशा में होगा। ऐसे कई योग बनाते हैं। जैसे जातक के जन्म लग्न कुंडली में लग्नेश का संबंध 7म स्थान एवं सप्तमेश से हो तथा गोचर में भी लग्नेश का संबंध 7म स्थान एवं सप्तमेश से हो तब विवाह होगा। अब बहुत से लोग जिज्ञासु होते हैं कि क्या मैं लड़की अच्छे घर से होगी, पैसे वाली आएगी, या पैसे व्यापारी की लड़की मेरे पास घर में आएगी। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ऐसा भी होता है जी। तो मतलब जिनको दहेज की इच्छा होती है, दहेज की है, या मान के चलिए कि हम, मेरा विवाह अच्छे लोगों के घर में होगा, अच्छे लोगों घर में होगा तो मेरा सहारा लग जाएगा। कुछ इस तरह की सोच भी लोगों की होती है, क्योंकि लोगों का शादी को कई लोग व्यापार की तरह से भी देखते हैं जी। तो यदि कुंडली में जातक की सप्तमेश जन्म लग्न कुंडली में 4थे, 5वें, 9वें या दूसरे स्थान में हो तो जातक का विवाह जो है वह धनी परिवार में होगा।
धनी परिवार में होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें, क्योंकि अगर विवाह होगा भी तो भी आपके कर्म के अनुसार ही होता है। आप अगर अच्छे हैं, कार्य आपका अच्छा है, काम धंधा आपका ठीक है, कोई अच्छी नौकरी है, तब ये योग जरूर आपका साथ देते हैं, अन्यथा तो बहुत मुश्किल बात है। फिर अथवा धनेश की दृष्टि सप्तम स्थान पर या सप्तमेश की दृष्टि धन स्थान पर हो तो भी जातक का विवाह धनी परिवार में होता है। अथवा पहले, चौथवें, सातवें या 10वें स्थान में सप्तमेश की द्वितीय लवेश, चतुर्थेश या कर्मेश से युक्ति हो तो विवाह धनी में होगा, परिवार में। और यदि आर्थिक समृद्धि चाहिए तो सप्तमेश जन्म लग्न कुंडली में चौथे, पाँचवें, 9वें या दूसरे स्थान में हो तो जातक का विवाह धनी परिवार में होता है। ये सारी जानकारी विस्तृत रूप से ऐसे आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, बहुतों को बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं क्योंकि उनको अगर जानकारी है तो। लेकिन यदि आपको हमसे पूरी जानकारी चाहिए या आपका इस तरह का कोई प्रश्न है कि किसी अच्छे घर में या किसी अंतर्जातीय या फिर जो है किसी दूसरे शहर में कहाँ हमारा विवाह होगा, किस प्रकार से होगा, किस समय होगा और कौन सा लगन सही होगा, कौन सा समय निश्चित होगा, तो उस के बारे में अगर आपको विस्तार पूर्वक जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर 9582381347 पर संपर्क करें। उस पर आप अपना जन्म स्थान, समय और स्थान और जो है आप जगह लिखकर भेज दें तो उससे जो है हम आपको बता देंगे। इसके अलावा और भी क्या जानकारी शेष है वो हम बताते हैं। अब जैसे मान के चलिए युवावस्था में विवाह होगा, किस अवस्था में शादी होगी उसका भी उल्लेख है। लग्नेश एवं सप्तमेश दोनों ही स्वगृही या मित्र राशि का या उच्च राशि में केंद्र या त्रिकोण स्थान में हो तो विवाह युवा अवस्था में होगा। अथवा सप्तमेश सप्तम स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालता हो तो विवाह युवावस्था में हो जाता है। अथवा शुक्र केंद्र में या त्रिकोण में उच्च का या स्वराशि का और किसी भी ग्रह के साथ युक्ति ना हो तो जातक का विवाह युवावस्था में हो जाता है। ये जो है युवावस्था के विवाह के योग है। युवावस्था जो है आपकी 21 से 25 साल के बीच में जो युवावस्था माना जाता है। यदि इस बीच में आपका विवाह का योग बनता है तो किन ग्रहों के कारण बनता है वो भी आपने पंडित जी को भी बतला दी, पंडित जी ने आपको भी बतला दी। इसके अलावा कईयों का विवाह बहुत लेट हो जाता है, कोशिश करते हैं लेकिन सही मैच नहीं मिल पाता है। कई बार किसी पढ़ाई के कारण या किसी और लक्ष्य के कारण विवाह देर हो जाती है, विवाह में देर हो जाती है, तो उसके भी क्या कारण होते हैं वो भी हम आपको बतलाते हैं। पंडित जी, क्या ऐसा भी कुछ है कि किसके कारण जो है मतलब विवाह लेट हो जाते हैं जिन चीज़ों का? जी, यदि सप्तमेश पीड़ित होगा जी, या फिर शत्रु राशि के संबंध रखता है जी, तब विवाह विलम्ब होता है। और कईयों का विवाह होता ही नहीं है, उसका क्या कारण है? अगर कईयों का जो विवाह नहीं होता है उसमें कुंडली देख करके ही विचार नहीं किया जा सकता है कि कैसे ग्रह बैठ गए हैं इसके, या विवाह होगा या सन्यासी हो जाएगा। इसके योग भी हैं, सन्यासी योग भी हैं, ब्रह्मचारी योग भी हैं, या ये घर त्याग करके और किसी आश्रम में चला जाएगा। कई लोगों में ऐसे व्यसन पड़ जाते हैं कि उनका फिर विवाह हो भी नहीं पाता है। ना वो ब्रह्मचारी होते हैं ना वो सन्यासी होते हैं, लेकिन उनके कई बार ऐसे व्यसनों में, बुरे व्यसनों में, जुआ, शराब, सट्टे आदि में पड़ जाते हैं कि उनके विवाह होने आगे मुश्किल हो जाते हैं। तो क्या वो भी जो है इसी तरीके से होता है कि ग्रह का योग है? देखिए, बिल्कुल योग बिल्कुल बनता है, ऐसा योग भी बनाते हैं। जैसे मान के चलिए अब प्रेम विवाह है जी, अब प्रेम विवाह का भाव का जो स्वामी है तीसरे भाव का जी, अगर मिलते हों तो प्रेम विवाह का योग बना देता है। भाव का स्वामी और तीसरे भाव का स्वामी दोनों में आपस में मिलन हो जाए तो प्रेम विवाह का योग बना देता है ना। अगर शुक्र एवं मंगल का योग, शुक्र का या फिर मंगल का योग 1 या 7 भाव से हो तथा चंद्रमा का इस पर प्रभाव हो तो ऐसे जातक का प्रेम विवाह करता है, वह योग बनाता है। तो ऐसे ही भाव जो है इनके भी हैं, जो विवाह नहीं भी हो सकता है।
सन्यासी हो सकता है। तो इनका अलग अलग प्रभाव हैं। जब जातक की कुंडली आएगी तो विचारणीय तो करके मुख्य बात यही है कि जब पूरा विवरण आपको अगर जानना है तो आप हमें पूरे अपने जो है कुंडली के बारे में जानकारी हमसे लें, अपनी जन्म तिथि, स्थान और समय लिख करके दें। तो कुंडली जो आपकी बनेगी उससे आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी आपके ग्रहों की स्थिति के अनुसार। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर 9582381347 पर अपनी सारी जो है डिटेल्स हमसे शेयर कर सकते हैं, डाल सकते हैं। जन्म तिथि, स्थान और समय लिखकर हमें भेज दें। और साथ ही साथ आपको कंप्यूटरकृत कुंडली बनवानी है या आपको जो है हस्तलिखित बनवानी है, उसके बारे में आप हमें बता दें। यदि आप उनके बारे में बताएंगे तो हम निश्चित तौर पर सारी जानकारी आपको पूरी तरीके से दे देंगे। आज का विषय हमारा था विवाह, और विवाह किस स्थितियों में होता है और कब परेशानियां आती हैं और किस किस कारण से क्या क्या होता है। इसके अलावा आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। और साथ ही साथ कल हमारा कार्यक्रम में क्या रहेगा, किस विषय पर हम चर्चा करेंगे, एक बार पंडित जी से जानकारी लेते हैं। कल का विषय रहेगा हमारा कि बेटा और पिता का संबंध कैसा रहेगा, माँ के साथ बेटे का संबंध कैसे रहेगा, और क्या माता पिता की सेवा बेटा कर सकता है, तो करता है तो किस ग्रह से करेगा, या कौन सा ग्रह है जो माता पिता की सेवा नहीं करने देता है। ये कल हम आपको बताएंगे और इनका उपाय भी कल बताएंगे। तो आपको हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरी संतान कामयाब हो और आगे चलकर मेरी सेवा करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप आज देख रहे हैं समाज में बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ आ गई हैं, बहुत ज़्यादा भौतिकवाद की तरफ लोग भग रहे हैं। तो अपने अपने बारे में सोचना केवल मनुष्य का स्वार्थ भर रह गया है और समाज में जो है ताना बाना बिखर रहा है। तो इस कारण ये समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो क्या कारण है, क्या इसका कुंडली का कोई प्रभाव पड़ता है, ग्रहों की कोई चाल का असर पड़ता है, इस बारे में विस्तृत तौर पर कल हम पंडित लक्ष्मी नारायण जी से पूछेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी संतान आपकी सेवा करेगी या नहीं करेगी, या किस कारण, क्या उनकी तरक्की का कारण रहेगा और क्या उनका व्यवहार रहेगा और क्या उसके उपाय हो सकते हैं। ये सारी बातें हम जानेंगे कल। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज का हमारा ये 15वां एपिसोड यहीं संपन्न होता है। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो, आपका आज का समय अच्छा बीते, इसी की शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। राम राम।